हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम सभी लोग सी टेट पेपर 2 बीपीएससी टीआरई 4 को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग एनसीईआरटी साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी लोग एनसीईआरटी साइंस के अंतर्गत क्लास 6 के लेसन 1 to 4 तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग लेसन 5 के अंतर्गत लंबाई एवं गति का मापन पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक के अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को कवर किया गया है। तो बिना देर किए हुए हम सभी लोग अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला पॉइंट्स है कि लंबाई मापने में हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग बालिस्ट कहा जाता है। लंबाई मापने में हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग बालिस्ट कहा जाता है। साथियों, हम लोग जैसे किसी भी वस्तु का मापन करने के लिए हम लोग या तो पैरों की सहायता से, या तो हाथ की केहूनी की सहायता से, या फीता की सहायता से हम लोग मापते हैं। उसी तरह से एक शब्द आया है बालिस्ट या हैंड स्पैन। ये जो शब्द आया है यह भी एक मापन का तरीका होता है, जिसमें हम लोग अपने हाथ के पंजों की चौड़ाई की सहायता से हम किसी भी वस्तु का मापन करते हैं। तो इसे हम फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे कि कोई एक वस्तु है जिसे कि हाथ के पंजे की सहायता से मापा जा रहा है, और इस मापन के तरीके को बालिस्ट कहा जाता है। तो अर्थात हम सभी लोग क्या समझे कि लंबाई मापन में हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग बालिस्ट या हैंड स्पैन कहा जाता है। अगला पॉइंट्स है और अधिक जाने के अंतर्गत प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुल यानी कि अंगुली की चौड़ाई, बहुअंगुल, धनुष योजन आदि। उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु, सरस्वती, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं, जो पैमाने हो सकते हैं। तो सिंधु, सरस्वती, जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में स्थलों से जो प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं, वो पैमाने हो सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। अगला पॉइंट है आधुनिक समय में उपयोग ले जाने वाली मात्रक जो है, आधुनिक समय में उपयोग में ले जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मात्रकों के रूप में जाना जाता है। अर्थात आधुनिक समय में जो भी मात्रक उपयोग में लाए जा रहे हैं वो सभी एसआई प्रणाली के हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से अंतर्गत है। इस पुस्तक में आगे जो अगला पॉइंट दिया गया है वह है कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसका प्रतीक यम होता है, स्मॉल यम, इसका प्रतीक यम होता है। आगे है बड़ी लंबाई मापने के लिए बड़े मात्रक अर्थात किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। किलोमीटर को हम किसे दर्शाते हैं? केएम से दर्शाते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटी बराबर 10 मिलीमीटर होता है। इसे आप लोग जानते हैं, फिर भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब क्या आप जानते हैं पॉइंट्स के अंतर्गत आया है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। याद कर लीजिएगा, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 cm सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और लंबाई मापने के लिए अभी भी इंच, फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था, और अभी भी इसका कुछ लोग उपयोग करते हैं। यह आपके सामने एक स्केल की संरचना दी हुई है, जिसमें इंच भी है, यह इंच को दर्शा रहा है, और दूसरी साइड में
जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो लिखा हुआ है यह सेंटीमीटर को दर्शा रहा है और उसके आगे जो छोटी-छोटी लाइनें हैं वह मिलीमीटर को दर्शा रहा है। अगला पॉइंट है पेंसिल को पैमाने के साथ अगला पॉइंट पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसका माप लेते समय आँख की स्थिति पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए। मान चलिए कि हम लोग किसी पेंसिल का माप ले रहे हैं और उसको हम किसी पैमाने के संरेखित रखे हुए हैं, तो पेंसिल की सही माप हमारी तभी मालूम हो सकती है जब हमारी आँखों की दृष्टि पेंसिल की सीधे नोक पर होनी चाहिए। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसका माप लेते समय आँख की स्थिति पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए। पेंसिल की माप सही तभी हो सकती है जब हमारे आँखों की दृष्टि उसके सीधे नोक पर हो। फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि स्केल है, स्केल पर एक पेंसिल रखी हुई है और इसका नोक जो है यहाँ पर एक स्थिति क है, ए स्थिति ख है और स्थिति ग है। तो आप तीनों स्थितियों में देखेंगे कि जो स्थिति ख है यह आपकी सही स्थिति को दर्शाता है। यहाँ से आप अगर देखते हैं पेंसिल की नोक को तो आप पेंसिल की सही माप कर सकते हैं। स्थिति क भी सही नहीं है, स्थिति ग भी नहीं सही है। अर्थात पेंसिल की नोक की सही लंबाई लेने के लिए हमारे आँखों की दृष्टि जो है सीधे पेंसिल के नोक पर होनी चाहिए। दिया भी है आँख की सही स्थिति ख है। अगला पॉइंट्स है क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत दिया हुआ है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? आप ये बात जानते हैं? तो उसके लिए है कि वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो होते हैं वह उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें वह स्पर्श करके महसूस कर लेते हैं कि पैमाने पे कितना लिखा हुआ है और मानक वस्तु किसी वस्तु की मानक लंबाई या मानक माप कितना है। अगला पॉइंट है क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत कि मात्रकों के प्रतीक हिंदी में वही रहते हैं जो हम अंग्रेजी में लिखते हैं। मात्रकों के प्रतीक हिंदी हो या अंग्रेजी में एक ही होते हैं। अतः किलोमीटर का संकेत km, मीटर का m, सेंटीमीटर का cm एवं मिलीमीटर का संकेत mm लिखा जाता है। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही होता है। जो संकेत लिखा जाता है उसका पहला अक्षर जो होता है वह छोटा ही होता है जब तक कि ये वाक्य के आरंभ में न आ रहे हों। यदि वाक्य के आरंभ में आएंगे तो पहला अक्षर कैपिटल हो सकता है, अगर मध्य में है तो सब अक्षर क्या होंगे, स्मॉल में ही होंगे। मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाली है। मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते हैं इसलिए उनके अंत में यस नहीं लगता है। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं लगाया जाता है। जो मात्रक से हम लोग km लिखे तो km के बाद में इस तरह से बिंदु हम प्रयोग नहीं करते हैं। अगर किलोमीटर हमें लिखना है तो किलोमीटर हम सीधे से लिखे km, सेंटीमीटर तो cm, ठीक। उसके बाद हम किसी बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच स्थान छोड़ना होता है। तो ये आपका एक नया पॉइंट्स था। इस तरह से अब अगला पॉइंट्स है संदर्भ बिंदु के बारे में। तो संदर्भ बिंदु देखते हैं कि किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण जो है, किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है। इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। संदर्भ बिंदु को बहुत आसानी से बहुत सरल शब्दों में हम लोग समझते हैं कि जैसे मान चलिए एक नियत स्थान दिल्ली है, एक नियत स्थान दिल्ली है। दिल्ली से हमारे घर की दूरी 500 किलोमीटर है, आपके घर की दूरी 400 किलोमीटर है और कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके घर की दूरी 600 किलोमीटर है। तो यह नियत बिंदु है, जो दिल्ली है यहाँ पर एक नियत बिंदु है और या फिर नियत वस्तु है और उस नियत बिंदु से जो हम लोगों की दूरियां हैं वह अलग अलग हैं। अर्थात जो नियत बिंदु होता है उस जगह से अगर हमारे दूरी का निर्धारण हो रहा है तो जो बिंदु होता है वही बिंदु जो नियत बिंदु होता है वही बिंदु संदर्भ बिंदु कहलाता है।
जैसे हमने आप लोगों को दिल्ली के बारे में बताया, तो दिल्ली से हमारे घर की दूरी 600, आपके घर की दूरी 500, किसी तीसरे व्यक्ति के घर की दूरी 600 किलोमीटर है। तो हम सभी लोगों के घरों की दूरियां किलोमीटर में अलग अलग हैं, लेकिन नियत बिंदु क्या है? दिल्ली है। तो नियत बिंदु या नियत स्थान दिल्ली है, तो दिल्ली जो है वही हमारा संदर्भ बिंदु हुआ। उसी को यह व्यक्त किया गया है कि किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण जो होता है किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है, और इस बिंदु को ही संदर्भ बिंदु हम कहते हैं। आगे पॉइंट्स है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु सीधे रेखा में अगर गति कर रही है तो वह सरल रेखीय गति है। चित्र में आपको दर्शाया भी गया है कि जैसे कोई भी वस्तु सीधे हाथ से छोड़ दी जा रही है तो वह सीधे एकदम नीचे गिर रही है, तो यह इसमें सरल रेखीय गति है। अगर कोई व्यक्ति बॉक्स को सीधे ढकेल रहा है तो यह भी एक सरल रेखीय गति है। अगर वृक्ष से कोई फल गिर रहा है तो वह भी सीधे गिरेगा, तो यह भी सरल रेखीय गति है। अगर आप परेड करते हैं तो परेड भी आपकी सीधी गति में होगी, तो यह भी आपकी सरल रेखीय गति है। अर्थात जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। आगे है अगला पॉइंट है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश, जैसे कि मान चलिए कि हम कोई कंकड़ है या पत्थर का टुकड़ा है, उसमें हम रबड़ बांध करके या रस्सी बांध करके अपने चारों तरफ चित्र की तरह अगर हम घुमाते हैं तो यह एक वृत्तीय पथ का निर्माण हो गया। और इस वृत्तीय पथ में अगर कोई भी वस्तु गति कर रहा है तो वह वृत्तीय गति कहलाएगी। एक झूले का भी उदाहरण दिया गया है चित्र में, तो आप झूले के भी उदाहरण से समझ सकते हैं कि वृत्तीय गति क्या है। इसमें सभी लोग जब घूमने लगेंगे, झूला चलने लगेगा, तो ये सबकी एक घूमने से एक वृत्तीय पथ का निर्माण हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति जो होती है वह वृत्तीय गति कहलाती है। साथियों, यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि इस चैनल पर हम नीरज सिंह और मिसेस संध्या सिंह आप सभी लोगों को सीटेट की पूरी तैयारी कराती हैं। आप इसके साथ साथ आप बीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, सुपर टेट, यूपी टेट की भी तैयारी इस पर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट के माध्यम से अपने सुझावों को हमें प्रेषित करते रहिए। आगे देखते हैं कि जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति दोलन गति कहलाती है। इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं कि जब कोई वस्तु, जैसे कि यह एक धागे में बनी हुई एक कोई कंकड़ है या पत्थर है, यह जो है एक बार इधर गति कर रही है और एक बार इधर गति कर रही है, तो यह अपने नियत स्थान से इधर उधर गति कर रही है, तो इस प्रकार की गति दोलन गति कहलाएगी। इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी? दोलन गति कहलाएगी। ऐसे ही झूले पर है, झूला एक नियत स्थान पर रुका हुआ है, लेकिन जब बालक झूला झूलता है तो कभी पीछे जाता है और कभी आगे की तरफ आता है, तो यह भी जो है कि एक अपने नियत स्थान से इधर उधर गति करता है, तो इस प्रकार की गति जो है यह दोलन गति है। देख सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति दोलन गति कहलाती है। अगला पॉइंट है और भी जाने के अंतर्गत हम सभी लोग देखते हैं कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, मतलब कोई वस्तु जो है एक नियमित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार वही गति दोहराती रहती है, तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। यानी गतियों की आवृत्ति जो होती है वह आवर्ती गति कहलाती है। और जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तो वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है, और दोलन करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। तो वृत्तीय गति और दोलन गति दोनों की ही प्रकृति में आवर्ती गति है। यह पॉइंट याद कर लीजिएगा कि वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में आवर्ती गति होती है। अगला पॉइंट है कि किसी वस्तु को गतिमान तब कहा जाता है
किसी वस्तु को गतिमान तब कहा जाता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। अर्थात कोई संदर्भ बिंदु है, अगर उस संदर्भ बिंदु से जो वस्तु है उसकी गति तभी मानी जाएगी वह गतिमान है जब वह समय के साथ साथ उसकी स्थिति बदलती रहती है। वह एक स्थान दूसरे स्थान पर अगर उसका परिवर्तन होता रहता है तो वह गति ही गतिमान माना जाता है, वह वस्तु ही गतिमान माना जाता है। अन्यथा की स्थिति में वह वस्तु गतिमान नहीं कहा जा सकता है। अर्थात आप सभी लोग पुनः देख लीजिए कि किसी वस्तु को गतिमान तब कहा जाता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। साथियों, हमारा इस वीडियो आप सभी को कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव जरूर प्रेषित करें। हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए तथा नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग पुनः मिलते हैं। तब तक सभी को धन्यवाद।